तो हम लोग बात कर रहे थे आपका अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख ये कैसे तैयार होगा, इस संबंध में सारी वार्ता हुई। अब 317 दुभाषीय के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन ये रख रहा है, क्योंकि दुभाषीय की जरूरत पड़ेगी उन दशाओं में जबकि विटनेस न्यायालय की भाषा को जानता नहीं होगा, या विटनेस न्यायालय की भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में अपना साक्ष्य अंकित कराएगा। तो विटनेस और आपका न्यायालय इसके बीच दुभाषीय की भूमिका होगी, और दुभाषिया ही वो माध्यम होगा जिस माध्यम से न्यायालय साक्ष्य को जान सकेगा। और माध्यम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मीडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माध्यम अगर ठीक नहीं है तो सत्य असत्य प्रतीत होता है। आप जानते हैं कि अमुक चीजें सत्य हैं लेकिन वो प्रतीत असत्य होती है। आप एक लकड़ी लें और आप उसे पानी में डालें तो आपने इंटर में पढ़ा है कि शिकत्व का सिद्धांत शायद कहलाता है। उस सिद्धांत के प्रभाव से लकड़ी पानी के माध्यम में टेढ़ी दिखाई देगी। आप जानते हैं लकड़ी सीधी है, आप ही ने डाली है, लेकिन उसकी जो प्रतीति है वो प्रतीति कैसी हो रही, टेढ़ी, क्योंकि हवा का माध्यम पानी के माध्यम से भिन्न है। और कोई आवश्यक नहीं कि लकड़ी जैसी आपको दिखती है ठीक वैसी हो भी, ठीक है, हो सकता है उससे बिल्कुल अलग हो। आप उसे हवा के माध्यम में देख रहे हैं तो एक तरह की दिख रही, आप उसे पानी के माध्यम में देखेंगे दूसरी तरह की दिखेगी, और निर्वात के माध्यम में देखेंगे तो कैसी दिखेगी यह हमें नहीं मालूम। लेकिन अनुमान हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है निर्वात या किसी अन्य माध्यम में देखें तो वो किसी और माध्यम की भी दिखाई दे। मीनिंग देयर बाय माध्यम इंपॉर्टेंट है, माध्यम ठीक होना चाहिए। अगर माध्यम ठीक नहीं है तो सही बात सही के रूप में आपके सामने आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। और हर बात आपके सामने घटित हो यह भी संभव नहीं है। हर बात आपके सामने घटित की जा सके यह भी संभव नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें होंगी जो आपको माध्यमों से ही पता लगेंगी, और उन बातों की जो शुद्धता है वो माध्यम की शुद्धता पर निर्भर करेगी। और जब चीजों की जो शुद्धता है वो माध्यम की शुद्धता पर निर्भर करने लगे तो माध्यम को अधिकतम शुद्ध करने का प्रयत्न यह होना ही चाहिए। अन्यथा चीजें शुद्धतम स्वरूप में आपके समक्ष नहीं आ सकती। यहां जो साक्ष्य है ये दुभाषीय के माध्यम से न्यायालय तक आ रहा है। आवश्यक नहीं है कि साक्षी ने जो कहा बिल्कुल ठीक वही माध्यम से न्यायालय तक पहुंचा है। इसलिए जहां तक संभव हो, अगर असंभव है तो असंभव को करने का प्रयत्न हो भी नहीं सकता, लेकिन जहां तक संभव हो वहां तक माध्यम को शुद्ध रखने का प्रयत्न होना ही चाहिए। और यही प्रयत्न आपका 317 में करने का प्रयत्न प्रक्रिया विधि ने किया है। क्या कहता है, कहता दुभाषिया ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा। कोई बिल नहीं छोड़ी, कोई विकल्प नहीं छोड़ा है।
इच्छा नहीं है दुभाषिया की, सामान्य भाषा में नहीं कहा, उसने कहा आबद्ध होगा। ठीक है, और आबद्ध होगा इसके अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि दुभाषिया ठीक ठीक भाषांतर करेगा, नहीं, जिस भाषा का उपयोग कर रहा है उस भाषा के प्रयोग से जो भाषा प्रयोग करने वाला है उसके आशय का स्पष्ट अनुमान लगता है कि वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि समय सबके पास एक बराबर है। समय 25 घंटे किसी के पास नहीं, समय तो 24 घंटे सबके पास। लेकिन आप अक्सर कहते हो कि समय नहीं मिला, अमुक काम के लिए समय नहीं है, तो यह आपकी बात गलत है। आपकी सही बात यह है कि आप अमुक काम जिसके लिए समय न होने की बात कर रहे हो, वो काम आपकी प्राथमिकताओं में सबसे नीचे है। सही बात यह है, क्योंकि जो आपकी प्राथमिकताओं में है उसके लिए आपको समय ना मिले यह असंभव है, उसके लिए तो मिलता ही है। और इवन इस काम से ज्यादा जरूरी आप अखबार पढ़ना मानते हो, टीवी देखना मानते हो, ठीक है, या अन्य इस प्रकार के काम जो आप करते हो उन्हें मानते हो। अखबार में पढ़ने में आपने 1 घंटा बर्बाद किया, उस 1 घंटे में आपने जो अखबार में पढ़ा उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं, वो आप न भी जानो तो आपके दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं आने वाला, लेकिन आप उसे जानने में रुचि रखते हो और आपकी रुचि में आपकी रुचि है, इसलिए आप अपनी अभिरुचि के मुताबिक अपनी रुचि को, अपने मन को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हो, इसलिए आपने अखबार पढ़ा है। तो आपके इस कथन से जो समझदार आदमी है वो आपके आशय का अनुमान लगा लेगा और वो ये समझ जाएगा कि वो जिस काम के लिए आपको कह रहा है, जिस काम के लिए आग्रह कर रहा है, वो काम आपकी प्राथमिकताओं में सबसे नीचे है। अन्यथा आप समय न होने का बहाना ये करते ही नहीं, क्योंकि समय उनके पास भी 24 घंटे ही है जो उस काम को कर रहे हैं जिसे करने का आग्रह आपसे हो रहा है। उनके पास 25 घंटे थोड़ी हैं। बात यह है कि वो काम जिसका आग्रह आपसे हो रहा है उनकी प्राथमिकताओं में ऊपर है और आपकी प्राथमिकताओं में नीचे है, बस इतनी सी बात। तो आपके कथन से, आपके कथन में प्रयुक्त भाषा से आपके आशय का अनुमान लगता है और समझदार आदमी आपके कथन से ही आपके मनोभावों को समझ लेता है, क्योंकि किसी के मन के संसार में गमन ये तो संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी समझदार लोग आपकी मानसिक दशा का अनुमान लगा लेते हैं, तो वो इसी प्रकार लगाते हैं। तो आप जब इस मार्जिनल नोट को पढ़ेंगे, क्या कहता है, दुभाषिया ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा। आबद्ध शब्द के प्रयोग ने ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि न्यायालय इस विषय पर दुभाषिया को माफ नहीं करेगा कि उसने ठीक ठीक भाषांतर नहीं किया। क्यों? वही माध्यम है और माध्यम इसकी शुद्धता ये सब सर्वाधिक आवश्यक है। तो आगे कहता है, आप देखें, कहता है कि जब किसी साक्ष्य या कथन के भाषांतर के लिए दुभाषिये की सेवा किसी दंड न्यायालय द्वारा अपेक्षित की जाती है, लिखा तो गलत गलत है, लेकिन अगर ठीक से पढ़ें तो यही आएगा। आप अंग्रेजी में पढ़ लें तो ज्यादा ठीक है। When the services of an interpreter are required by any criminal court,
for the interpretation of any evidence or statement, he shall be bound to state the true interpretation of such evidence or statement. और जो बाउंड है, जब विधिक बाध्यता है और विधिक बाध्यता के अधीन रहते हुए आप गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे तो फिर जो दंड विधि है उसकी सुसंगत धाराओं में, धाराएं हम इस समय कोट नहीं कर सकते क्योंकि सेक्शंस मेरे ध्यान में इस समय एकदम रिफ्रेश नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात तय है कि आप सुसंगत धाराओं में जो दंड विधि में ढूंढी जा सकती हैं उनके अंतर्गत दायित्व के अधीन आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि आबद्ध होगा। ठीक है, आगे कहता है उच्च न्यायालय में अभिलेख। हमने आपसे पहले भी कहा था कि उच्च न्यायालय दंड न्यायालय, और दंड न्यायालय होने का मतलब क्या हुआ कि वे विचारण के न्यायालय हैं, और जब वे विचारण के न्यायालय हैं तो वहां विचारण होगा, और जब वहां विचारण होगा तो पुरानी सीआरपीसी की धारा 474 कोड कर रहा हूं, उसके मुताबिक उच्च न्यायालय में सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण जिस ढंग से चलता है वो विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन साक्ष्य का अंकन सेशन न्यायालय के समक्ष जिस ढंग से होता है उस ढंग से साक्ष्य का अंकन होगा ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि उच्च न्यायालय के समक्ष अगर विचारण चलता है तो साक्ष्य का अंकन किस प्रकार से होगा इस संबंध में 318 अपूर्व की सीआरपीसी में धारा 283 ये उपबंध करती थी। क्या कहता है? कहता है प्रत्येक उच्च न्यायालय साधारण नियम द्वारा ऐसी रीति विहित कर सकता है जिससे उन मामलों में साक्षियों के साक्ष्य को और अभियुक्त की परीक्षा को लिखा जाएगा जो उसके समक्ष आते हैं, और ऐसे साक्ष्य और परीक्षा को ऐसे नियम के अनुसार लिखा जाएगा। उच्च न्यायालय अगर विचारणा करेगा तो अभियुक्त की परीक्षा करने का हक उसे भी होगा, क्योंकि हमने आपसे कई बार कहा कि अभियुक्त की परीक्षा इट इज नॉट ए मियर फॉर्मेलिटी, इट्स अ ओनली वे, कि एकमात्र रास्ता है अभियोजन के साक्ष्य के प्रति उसके दृष्टिकोण को जानने का। वो आखिर क्या कहना चाहता है, अभियोजन ने जो साक्ष्य दिया उसके स्पष्टीकरण हेतु उसके पास जो स्पष्टीकरण है अधिकार पूर्वक उसे जानने का कोई तरीका अभियुक्त की परीक्षा के अतिरिक्त न्यायालय के पास है ही नहीं, क्योंकि अगर अपनी प्रतिरक्षा का अभिलेख वो अंतर्गत धारा 233 ठीक है, यानी सत्र विचारण में या पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित या पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित जो विचारण है वारंट मामलों के और मजिस्ट्रेट के समक्ष संचालित होंगे, उनमें वो अपनी प्रतिरक्षा का अभिलेख देना चाहे तो दे, न्यायालय उससे मांग नहीं कर सकता, अपेक्षा नहीं कर सकता कि वो अपनी प्रतिरक्षा का अभिलेख दे ही दे, ऐसा नहीं कर सकता। और जहां तक सक्षम साक्षी है वो तो सक्षम साक्षी के तौर पर खुद की परीक्षा कराना या न कराना यह भी स्वयं उसके हक में है, न्यायालय के पास कोई हक नहीं है एक्सेप्ट द एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज अंडर सेक्शन 313 पुरानी सीआरपीसी के मुताबिक। ठीक है, तो अभियुक्त की परीक्षा इसके करने के अलावा न्यायालय के पास कोई तरीका नहीं है, इसलिए अभियुक्त का एग्जामिनेशन या अभियुक्त की परीक्षा ये कोई मियर फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक ऐसी जरूरत है जो निष्पक्ष विचारण को संभव बनाती है। इसलिए विचारण कोई हो,
चाहे सेशन ट्रायल हो, चाहे वारंट ट्रायल हो, पुलिस रिपोर्ट प्रशंसित हो, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संशोधित हो, अभियुक्त की परीक्षा ये होगी। और क्योंकि सत्र विचारण में अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख आपने देखा, ऊपर कहा था 316 मेरे ख्याल से था, हाँ 316 में उपबंध था। वारंट ट्रायल उसमें भी 316 के अंतर्गत अभियुक्त की परीक्षा ये की जाएगी। लेकिन अगर उच्च न्यायालय ने स्वयं विचारण चलाया तो अभियुक्त की परीक्षा 316 के मुताबिक नहीं की जाएगी। फिर 318 ये उपबंध कर रहा है कि अगर उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण चल रहा है तो अभियुक्त की परीक्षा या उसमें साक्ष्य का अभिलेखन इसे किस ढंग से किया जाएगा ये स्वयं उच्च न्यायालय नियम के माध्यम से निर्धारित करेगा। अब यह भी हो सकता है और मोस्ट प्रोबेबली यही होगा भी कि उच्च न्यायालय नियम के तौर पर यह कह देगा कि मेरे समक्ष चलने वाले विचारणों में भी अभियुक्त की परीक्षा और साक्ष्य के अभिलेखन के लिए वही तरीका अपनाया जाएगा जो सत्र मामलों में अपनाया जाता है। क्योंकि विधायिका ने भी सारी चीजों को ध्यान में रखकर निष्पक्षता के साथ ही कानून बनाया है। तो ये कोई अहम की बात तो है नहीं कि हमें अधिकार दिया तो हम बनाएंगे जरूर, अगर उन्होंने ठीक बनाया है तो उसी को घोषित कर देंगे। जो हम उस संबंध में कह रहे थे कि स्टेट का लॉ है और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं पाया संबंधित विषय पर विधान करने के लिए, इसमें स्टेट के लेजिस्लेचर में 50 साल गुजर गए, उस कानून के मुताबिक काम भी होते रहे। अब पता लगा उसमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ही नहीं थी, तो वो सारे काम तो प्रारंभ दिन से कानूनी तौर पर किए गए, ऐसा कहा ही नहीं जा सकता जो उस काम के उस एक्ट के मुताबिक किए गए। तो फिर वैलिडेशन एक्ट ये सेंट्रल लेजिस्लेचर पास कर सकती है अपनी अवशेषी शक्तियों के अंतर्गत, और जो वैलिडेशन एक्ट पारित करेंगे उसमें वो पूरा स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा रखा गया कानून सच उतार कर ये कह सकते हैं कि हमेशा, ठीक है, हर वक्त से मेरे द्वारा पारित किया हुआ ही माना जाएगा, क्योंकि जरूरत का सवाल है। तो जरूरत इस ढंग से पूरी हो जाएगी, कोई नाक का सवाल थोड़ी है। तो उच्च न्यायालय नियम के माध्यम से भले ही ये कह दें कि अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख और ठीक है जो साक्ष्यों की परीक्षा का अभिलेख है वो उसी तरीके से अंकित किया जाएगा जिस तरीके से सत्र मामलों में होता है। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो भी सत्र मामलों की प्रक्रिया का उल्लेख अभियुक्त की परीक्षा के लिए और साक्ष्यों की परीक्षा के लिए जो अपनाया जाएगा वह उच्च न्यायालय के नियम के प्रभाव से अपनाया जाएगा और उस ढंग से लिखा जाएगा। और उच्च न्यायालय चाहे तो नियम के माध्यम से कोई भिन्न प्रक्रिया अवधारित करना चाहे तो वो भी कर दे। ये चैप्टर खत्म हुआ साक्ष्य के अंकन से संबंधित। अब इसका बी पार्ट, ठीक है, जो कमीशन पर साक्ष्य को लिए जाने से संबंधित है वो शुरू हो रहा है। और ये पार्ट आपको कहां पे मिलेगा? जो आपकी किताब है केलकर की, उसमें चैप्टर संख्या 22 आप देखेंगे तो मिलेगा। ठीक है, अब क्या कहता है? साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन। और जब ये चैप्टर हम शुरू कर रहे थे तभी हमने आपसे कहा था कि साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इसे सामान्य तौर पर साक्ष्य के अंकन की प्रक्रिया के लिए न्यायालय को अपनाना नहीं चाहिए। ये सुविधा का नियम नहीं है कि साहब सबके लिए सुविधाजनक रहेगा कमीशन पर साक्षी की परीक्षा कर ली जाए। प्रश्न सुविधाओं का नहीं है, प्रश्न उस बात के होने का है जिसे होना चाहिए।
और वो ये जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि ये अनुभव की प्रक्रिया से गुजरे बिना सिर्फ डिग्रियों की दम पर पढ़े लिखे बन गए हैं, है नहीं ये पढ़े लिखे। इन्होंने स्वयं को विश्वविद्यालयों से पढ़ा लिखा घोषित करवा लिया है, जो कुछ पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे होने का तात्पर्य है आपके अनुभव में बढ़ोतरी, आपके बोध में बढ़ोतरी है। जानकारी तो कंप्यूटर में बहुत है। कल हमें कोई मैसेज करके पूछ रहा था, मैसेज करके बाकायदा, कि जब कोई हमें गाली देता है तो मन दुखी होता है, मन को दुखी होना चाहिए या नहीं? तो हमने उसको मैसेज में उत्तर दिया कि अच्छा ये बताओ, उसकी गाली से ही दुख क्यों होता है? पागल की गाली से दुख क्यों नहीं होता? पागल जब गाली देता है तो तुम हंसते हो, आनंद लेते हो, और कई बार लोगों को सिर्फ इसलिए छेड़ते हो कि वो गाली दें, और आपको कोई दुख नहीं होता बल्कि खुशी होती है। इसका मतलब आपकी व्याख्या गलत है। दुख गाली में नहीं है, दुख इसमें है कि इसने मुझको गाली दी। दुख इस मुझको के भाव में है। आपको यह लगता है कि इसने मुझे गाली दी, आपका भाव यह भी हो सकता है, और आपका भाव यह भी हो सकता है कि इसने मुझे गाली दी। भाव यह विवशता भरा है। जब पुलिस गाली देती है तो आपको यह लगता है इसने मुझे गाली दी, और जब आप खुद को बड़ा अनुभव करते हो गाली देने वाले से, तो आप इसने मुझको गाली दी। भाव कोई हो, लेकिन मुझको बस यही दुख दे रहा है। ठीक है, गाली में कोई दुख नहीं है, क्योंकि गाली में दुख होता तो पागल की गाली भी दुख देती है। क्योंकि पागल की गाली के बारे में आप ये जानते हो, ये मुझको गाली दे ही नहीं सकता, क्योंकि इसको मेरे होने का कोई बोध है ही नहीं। ये तो गाली दे रहा है, ये तो सबको दे रहा है, ये मुझको दे रहा, नो, ये संभव ही नहीं। इसकी बौद्धिक क्षमता जो है वो इस प्रकार की है ही नहीं, ये मुझको गाली दे पाए, नहीं दे सकता। इसलिए पागल की गाली आपको दुख नहीं देती है। ठीक है, जब ठीक आदमी जिसके बारे में आप ये जानते हो ये मुझको गाली दे सकता है, उसकी गाली दुख देती है। तो गाली में दुख कहां है? मुझको के भाव में है। अगर ये मुझको का भाव छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो गाली में दुख है ही कहां? और अगर ये मुझको का भाव छोड़ दिया जाए तब तो आपको ये लगेगा ये बदतमीज आदमी है, इसे बोलने की तमीज भी नहीं, कि इसी भाषा में असभ्य आदमी है, इसी भाषा में बात करता, घर पे भी करता होगा, और हमें दे रहा, हमारा थोड़ी कुछ ले रहा। इसकी भाषा यही बनेगी, अपनी घर वालों से भी ऐसे ही बात करेगा। ठीक है, तब आपको उस पर क्रोध आएगा ही नहीं। तो जरा विचार करिए कि क्रोध का बिंदु कहां है? गाली में है या मुझको के भाव में है? और अगर गाली का बिंदु मुझको के भाव में है तो आप खुद को खुद दुखी कर रहे हैं, गाली कहां दुखी कर रही है। ठीक है, और बस इसे छोड़ दीजिए, दुख खत्म। ठीक है, तो पढ़े लिखे जो सो कॉल्ड है, क्योंकि अनुभव की प्रक्रिया, और ये आप कब जानेंगे? जब आप अनुभव की प्रक्रिया से गुजरेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम क्या है? अनुभव, न कि सिद्धांतों का अध्ययन। ये नहीं है। तो जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे, उन्हें यह समझ में ही नहीं आता कि प्रक्रिया सुविधा के लिए भी बनाई गई है, लेकिन न्याय की कीमत पर सुविधा नहीं। न्याय और सुविधा दोनों चल चुके हैं, तो सुविधाजनक ढंग से न्याय किया जाना चाहिए, लेकिन न्याय और सुविधा इसमें से एक को चुनना पड़ेगा, तो फिर हम न्याय को चुनेंगे।
सुविधा नहीं है। और जब कमीशन पर साक्षी की परीक्षा न्याय के लिए जरूरी हो जाए, न्याय के लिए जरूरी हो जाए, मीनिंग देयर बाय, जब स्थिति यह हो कि बाद में अत्यधिक विलंब होगा, किसी अन्य ढंग से साक्षी की परीक्षा किया जाना संभव ही नहीं है, यह स्वयं साक्षी ऐसी स्थिति का है, ऐसी परिस्थिति का है, ऐसे स्टेटस का है कि उसे न्यायालय में बुलाया जाना ठीक नहीं होगा। तब साक्षी की परीक्षा कमीशन पर की जाए, अदरवाइज साक्षी को न्यायालय में बुलाकर ही उसकी परीक्षा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष ये मानवीय अनुभव और ज्ञान जानता है कि जब आपके सामने कोई अपनी बात कहता है तो वो बॉलीवुड का प्रसिद्ध अभिनेता अगर है तब तो बात अलग है, अन्यथा उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके मनोभावों की सूचना देती है। ठीक है, और वे मनोभाव जो उसकी भावभंगिमा से दर्शित हैं, उनके संबंध में टिप्पणी लिखने का हक न्यायालय का है। अगर न्यायालय उन्हें तात्विक समझेगा तो लिखेगा, और इस प्रक्रिया से हम सच के अधिक नजदीक पहुंच पाएंगे। ठीक है, और सच जब हम जानेंगे तभी न्याय कर पाएंगे। इसलिए हमने आपसे पहले भी कहा था कि इस अध्याय का जो खाखंड है यह अपवादिक परिस्थितियों के अतिरिक्त उपयोग में नहीं आता। और आज 25 साल की वकालत में हमने एक भी साक्षी की परीक्षा कमीशन पर होती नहीं देखी है, और जितनी एप्लीकेशंस लगाई गई सब रिजेक्ट हुई, और होनी भी चाहिए। ठीक है, ये बहुत अपवादिक दशाओं में उपयोग में आने वाली शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियों का होना जरूरी है, क्योंकि अगर शक्ति ही नहीं होगी तो जब शक्ति के प्रयोग का अवसर आएगा तो उस समय शक्ति की साधना और आराधना ये तो नहीं की जाएगी। बोले मिलिट्री खाली बोली में बनाए हुए, इतना खिला पिला रहे, इतना पैसा खर्च कर रहे, युद्ध तो बहुत सालों से नहीं हुआ, तो जिस दिन होने लगेगा उस दिन क्या करेंगे? ठीक है, जिस दिन होने लगेगा उस दिन तो चाहिए, तो क्या उस दिन ट्रेनिंग देंगे? और बिना ट्रेनिंग के भेज देंगे तो वो तो मरेंगे। ठीक है, तो वो तो मजबूरी के खर्च है। तो प्रक्रिया उपयोग में भले ही ना है, लेकिन प्रक्रिया बनानी पड़ेगी हर चीज के लिए। तो यहां भी उन्होंने कहा कि साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन कब कब जारी होंगे। कहता है 319 में, जब साक्षियों को हाजिर होने में, जब की बजाय कब होना चाहिए, क्योंकि इधर वैन लिखा है। ठीक है, कब साक्षियों को हाजिर होने में अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा। क्या शब्द शुरू हुआ? कब। और कब का अर्थ क्या निकला? भाषा के सिद्धांतों के मुताबिक, मीनिंग देयर बाय, इट इज नॉट ए जनरल रूल। ठीक है, कब ऐसा किया जाएगा? मीनिंग देयर बाय, इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इट विल बी डू, इट विल बी डन। ठीक है, इट इज नॉट ए जनरल रूल, क्योंकि वो कह रहा है कब। कब का मतलब ही होता है कब। कब का मतलब सदैव नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसमें वो कमीशन का जारी किया जाना प्राधिकृत करेगा। सामान्य तौर पर कमीशन का जारी किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगा। और यही कह रहा है आगे, कहता जब कभी इस संहिता, मीनिंग जब कभी, वेन एवर। अब शब्दशाह बेर को पढ़ेंगे तो आपको विधायिका की मंशा एकदम क्लियर होती दिखाई देगी और किसी इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती। इसीलिए बार बार कई बार कहा भी करते हैं, हालांकि वही बात है ना कि शुरुआत स्थूल से करनी पड़ती है। आप सूक्ष्म की ओर जाना ही लक्ष्य होता है। ठीक है, जब आप चित्रकारी शुरू करते हैं
तो शुरुआत चित्र से ही करनी पड़ेगी, शुरुआत दृश्य से करनी पड़ेगी। लेकिन मंजिल दृश्य नहीं होती, मंजिल अदृश्य होती है। दृश्य से अदृश्य की ओर जाना है। आपके क्लास 1 में कहा जाता है, कक्षा 1 में, साड़ी का किनारा बनाइए। दृश्य आपको दे दिया, यह चित्रित करिए, क्योंकि कक्षा 1 के विद्यार्थी से यह अपेक्षित नहीं है कि वो अदृश्य बना सकेगा। ठीक है ना? दृश्य पहले दिया जाएगा, लेकिन यात्रा दृश्य से अदृश्य की है। जिस दिन वो मशहूर चित्रकार बनेगा, उस दिन वो विचार को पेंटिंग के तौर पर उकेरेगा और फिर उस पेंटिंग का मूल्यांकन उसके विचार को अनुमान में लेकर किया जाएगा। ठीक है ना? तो यात्रा स्थूल से शुरू होती है और जाती सूक्ष्म की ओर है। स्थूल दृश्य में फिर अदृश्य को देखा जाएगा। ठीक है? लेकिन शुरुआत हमेशा कैसे होती है? स्थूल से होती है। तो ऐसे ही जब आप बेयर पढ़ना शुरू करते तब किताब चाहिए, लेकिन किताब का होना ये आदर्श नहीं है। गालिब लिखता है ना, इश्क ने, ठीक है, तबीयत में जिस्त का मजा पाया। ठीक है, इश्क ने जिस्त में तबीयत, इश्क ने तबीयत में जिस्त का मजा पाया। ठीक है, दर्द की दवा पाई और दर्द बेदर्द पाया, ऐसे करके उसका शेर। यानी चीज शुरुआत जहां से होती है वहीं पर नहीं रुकती है। शुरुआत किताब से होनी है, लेकिन किताब पर रुकना नहीं है। जिस दिन किताब नहीं होगी और बेयर में सब कुछ दिखेगा, ठीक है, बेयर में सब कुछ दिखना चाहिए। और अगर किताब का जो लेखक है उसे यह क्षमता हासिल हुई कि वो बेयर के शब्दों में वो देख सकता है जो उसने किताब में लिखा, तो आपको यह क्षमता हासिल क्यों नहीं हो सकती? आपको भी यह क्षमता हासिल हो सकती है। और जिस दिन यह क्षमता हासिल हो गई, बस उसी दिन टीचर की भूमिका आपके लिए खत्म हो गई। अब टीचर की कोई भूमिका नहीं बची। किताब की भूमिका है, विचार की भूमिका है, लेकिन टीचर की भूमिका खत्म हो गई। अब आप अपना निर्वचन स्वयं विकसित कर सकते हैं। अगर वो किताब का राइटर कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। शर्त यही है कि बेयर पर जरा ध्यान दीजिए, विधायी आशय पर ध्यान दीजिए। क्यों कर रहे हैं ऐसा? कहता है जब कभी संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही, इसका मतलब यह हुआ कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ पावर विच इज वेस्ट इन द कोर्ट बाय दिस सेक्शन। ठीक है ना? उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही, जब कभी, ठीक है, के अनुक्रम में न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, यानी सदा सर्वदा नहीं, जब कभी न्याय के उद्देश्यों के लिए न्यायालय या मजिस्ट्रेट इसे प्रतीत हो, और जब न्याय के उद्देश्यों के लिए उसे ऐसा प्रतीत हो रहा, तो कार्यवाही किस प्रारूप में चल रही है इसका कोई अर्थ बचता ही नहीं। कार्यवाही जांच के प्रारूप में चल रही, कार्यवाही विचारण के प्रारूप में चल रही, या कार्यवाही मिसलिनियस प्रोसीडिंग्स यानी अन्य कार्यवाहियों के प्रारूप में चल रही है, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि न्याय का होना जरूरी है। तो जब कभी इस संहिता के अधीन जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन से न्यायालय या मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि किसी साक्षी की परीक्षा की जाए, और यह जरूरी लग रहा है उसे कि साक्षी की परीक्षा की जाए, यह जरूरी लग रहा है न्याय के उद्देश्यों के लिए, और स्थिति क्या है कि ऐसे साक्षी की परीक्षा, ऐसे साक्षी की हाजिरी इतने विलंब, व्यय
या असुविधा के बिना जितनी मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी नहीं कराई जा सकती। यानी मामले की परिस्थितियों में देखा जाएगा कि न्याय के उद्देश्यों के लिए कितना जरूरी है इस साक्षी की परीक्षा और व्यय कितना हो रहा है, मामले की परिस्थितियों में देखा जाएगा। 1,00,000 करोड़ का मसला है, रिश्वत खा ली गई है और साक्षी कि अगर हम हाजिरी सुनिश्चित करें तो 1 करोड़ रुपए व्यय होंगे, बहुत कम है, बुलाएंगे, कमीशन पर नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके साक्ष्य का मूल्य बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिस प्रकरण में आएगा वो प्रकरण बहुत महत्व का है, ठीक है, और व्यय बहुत कम है। 1,00,000 करोड़ के सापेक्ष जब देखेंगे तो 1 करोड़ कुछ भी नहीं है, 10 करोड़ कुछ नहीं, 250 करोड़ कुछ नहीं, 1,000 करोड़ कुछ नहीं, ठीक है। इसीलिए आप देखते हो सीबीआई, ठीक है, प्रत्यर्पण के लिए संबंधित देशों में लड़ती है, और आप सोचो यहां सुप्रीम कोर्ट में वकील 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए पर आवर मांग रहे हैं, तो अमेरिका में वकीलों की फीस कितनी होती होगी, और हम लड़ते हैं, नहीं लड़ेंगे, हम फीस दे रहे हैं, वहां हमारे वकील थोड़े लड़ रहे हैं, वहां तो अमेरिका से लड़ रहे हैं हमारी ओर से, हमने उन्हें हायर किया है, ठीक है, चूंकि हमारे तो कई, ठीक है, सीबीआई में है तो बताते हैं कि नहीं हम हायर करते हैं वहां, तो हम पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, प्रत्यर्पण करके यहां लाएंगे ना, टाइम भी लग रहा है लेकिन मामले का महत्व, ठीक है, तो कहता है जितना मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी नहीं कराई जा सकती, तब न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है। हाँ, मामला 100 करोड़ का है और खर्च हो जाएगा 50 करोड़ और साल भी 10 लग जाएंगे, तो कमीशन पर कराई जा सकती है। अब मामले की परिस्थितियों में ये उचित लग रहा है कि करा ली जाए, ठीक है ना। अच्छा, अभिमुक्ति दे सकता है, और साक्षी की परीक्षा की जाने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कमीशन जारी कर सकता है। मीनिंग देन यू मे इशू द कमीशन बट नॉट आर्बिट्रेरली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, यू मे इशू द कमीशन। यह नहीं कि अपनी मर्जी से कमीशन जारी कर दीजिए, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कमीशन जारी कर सकता है। अच्छा, परंतु जहां न्याय के उद्देश्यों के लिए, अब परंतु लगा रहा है, यानी साक्षी की विशेष प्रास्थिति है। साक्षी कौन है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, या किसी राज्य के राज्यपाल, या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, इसकी साक्षी के रूप में परीक्षा करना आवश्यक है। वहां ऐसे साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी किया जाएगा। राष्ट्रपति की उपस्थित, राष्ट्रपति किसी का कत्ल नहीं करेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति की उपस्थिति में कोई कत्ल नहीं करेगा, ये कहां लिखा है भाई? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक कत्ल नहीं करेंगे, चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम ये मान भी लेते हैं, लेकिन इनकी उपस्थिति में कोई कत्ल नहीं करेगा, यह कैसे मान लिया जाए? और कौन लोग, ठीक है, साक्ष्य दें तो भी उनका साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा, यह एविडेंस एक्ट में बता दिया। यह किनको साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, और जिनको नहीं किया जाएगा उनको भी विशेष परिस्थितियों में किया जाएगा। न्याय में सहयोग देना यह सबका कर्तव्य है, ठीक है। और इसी तर्क पर जब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पर बात करेंगे तो देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह कहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज से हम भी बाध्य होते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी इसी देश के नागरिक हैं और इसी देश के संविधान से शासित होते हैं, और इस देश के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अगर हम उपयोग करते हैं तो मूल कर्तव्यों का भी पालन हमें करना होगा। और इसी तर्क के आधार पर उन्होंने क्या किया था, सुपर स्पेशलाइजेशन के जो कोर्सेस थे उनमें आरक्षण को मना कर दिया था, क्या नहीं होंगे, नहीं होगा, क्योंकि इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरीवन कि वो इस ढंग से प्रयास करे कि राष्ट्र उपलब्धि की ऊंचाइयों को छूए। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये नहीं होगा, उनका ये तो हमारी भी ड्यूटी है।
फंडामेंटल ड्यूटी है। तो न्याय में सहयोग करना ये भारत के राष्ट्रपति का भी कर्तव्य है, ठीक है। तो न्याय में सहयोग करने के लिए चूंकि वे आबद्ध हैं, आबद्ध कहें तो ठीक नहीं है बल्कि अपेक्षित हैं, ये शब्द कहें, तो उनकी विशेष स्थिति को देखते हुए दे विल बी एग्जामिन्ड, ठीक है, ऑन द कमीशन। तो उनके लिए कमीशन जारी किया जाएगा, ये जनरल रूल है, ठीक है। परंतु में जो लिखा है वो सामान्य नियम है, उनके लिए हमेशा कमीशन, और बाकी साक्षियों के लिए कमीशन अपवाद, ठीक है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, इनकी परीक्षा के लिए कमीशन नियम, और अन्य साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन अपवाद, ठीक है ना। तो आप देखेंगे, कहता है कि सबसेक्शन 2, न्यायालय अभियोजन के किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करते समय यह निर्देश दे सकता है कि अधिवक्ता की फीस सहित ऐसी रकम जो न्यायालय अभियुक्त के व्ययों की पूर्ति के लिए उचित समझे अभियोजन द्वारा दी जाए। प्रोसिक्यूशन साइड से पेश होने वाले गवाह की परीक्षा के लिए अगर कमीशन जारी हो रहा है तो चूंकि क्रॉस एग्जामिनेशन ये हक है अभियुक्त का, और अभियुक्त क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेगा क्योंकि कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, उसे कानून नहीं मालूम। इसीलिए अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिरक्षा का हक क्रिमिनल ट्रायल में मिला है, क्योंकि क्रिमिनल ट्रायल के जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत, ठीक है, आपके गंभीर हो सकते हैं। इसलिए कई जगह जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज वगैरह होती तो अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखने की अनुमति नहीं भी होती है। हर जांच में, हर विचारण में अधिवक्ता द्वारा संबंधित व्यक्ति का पक्ष रखे जाने की सुविधा पक्षकारों को प्राप्त नहीं होती। ऐसी बहुत सी जांचें होती हैं जिनमें अधिवक्ता प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, लेकिन जहां परिणाम बहुत गंभीर होने हैं वहां व्यक्ति को सुरक्षा भी उतनी ही अधिक उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। इसलिए अधिवक्ता द्वारा बचाव, और अधिवक्ता अगर फ्री में करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि अधिवक्ता अपनी प्रैक्टिस के प्रयोजनों से 8 घंटे तो कचहरी में रहेगा, और किसी भी दिन में वे ही 8-10 घंटे काम के होते हैं। तो अगर वो वहां बैठेगा तो पत्थर तो खा नहीं लेगा, ठीक है ना, उसे भी पैसा चाहिए। या तो लोग ये व्यवस्था कर दें कि कपड़े वाले की दुकान से उसे कपड़ा फ्री मिलेगा, अनाज वाली दुकान से उसे अनाज फ्री मिलेगा, दवाई की दुकान से उसे दवाई फ्री मिलेगी, तब तो बात ठीक है। अदरवाइज तो पैसे चाहिए। तो वो अगर जाना भी चाहे फ्री में तो कैसे चला जाएगा? इसलिए, और अभियुक्त ये अनुचित दे क्यों दे, ठीक है ना। तो इसलिए अगर अभियोजन के साक्षी की परीक्षा होनी है और कोई विशेष बात नहीं है, यानी अगर कोई विशेष बात है तो इनकार भी किया जा सकता है। इसीलिए न्यायालय को विवेक की शक्ति दी, और न्यायालय जो विवेक का प्रयोग करेगा तो अपेक्षित यही है कि ठीक ढंग से करेगा। इसलिए न्यायालय को विवेक की शक्ति दी और कहा कि जब कभी अभियोजन के किसी साक्षी की परीक्षा कमीशन पर की जाए तो अभियुक्त और उसके अधिवक्ता इनके व्ययों की आपूर्ति के लिए धनराशि देने के संबंध में अभियोजन को निर्देश ये दिया जा सकेगा, ठीक है। इसके बाद कहता है कमीशन किसको जारी किया जाए। तो नॉर्मल जो नियम है वो कमीशन जारी करने के संबंध में क्या है कि कमीशन जिस स्थान पर साक्षी की परीक्षा होनी है उसके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, और पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को था, अब अच्छा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट खत्म कर दिया। अब आप जानते हैं संहिता का विस्तार भारतवर्ष में भी कुछ स्थानों पर है, कुछ स्थानों में नहीं है। अब जो साक्षी की परीक्षा होनी है वो ऐसे स्थान में रहता है जहां इस संहिता का विस्तार है, तो सीजीएम को कमीशन जारी हो जाएगा, और सीजीएम को जब कमीशन मिलेगा तो वो संबंधित व्यक्ति जिसकी परीक्षा के लिए कमीशन मिला है उसे
उस व्यक्ति को उस प्रकार आहूत करेगा मानो उसके समक्ष वारंट ट्रायल चल रहा है और उसमें उस साक्षी की जरूरत है, यानी सम्मन वारंट जो कुछ जरूरी है सब जारी कर सकता है। और फिर जब वो साक्षी आएगा तो उस प्रक्रिया के मुताबिक जो वारंट मामलों में वो अपनाता है, ठीक है ना। मानिए सेशन न्यायालय ने कमीशन जारी किया है, हाईकोर्ट ने कमीशन जारी किया है, तो भी वो जब उस साक्षी की परीक्षा का अंकन करेगा तो वारंट मामलों में जो उसके समक्ष चलते हैं, साक्षी की परीक्षा के अंकन के जो नियम हैं उनका ध्यान रखेगा और उनके मुताबिक साक्षी की परीक्षा करेगा और कालांतर में लौटाएगा। ठीक है, ये चीजें खूब याद कर लीजिए क्योंकि इनमें खूब पूछा जाता प्री में, और फिर वहां बैठ के ईंटें गिनते हैं आप, सीजीएम है और जेएम है और कौन है और संबंध मामलों की परीक्षा का भी और फलाना, फिर मतलब कुछ ध्यान नहीं आता। अगर कमीशन पर परीक्षा जिस व्यक्ति की होनी है वो ऐसे स्थान में रहता है जिस स्थान पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, तो जिस व्यक्ति के द्वारा कमीशन पर उस साक्षी की परीक्षा की जाएगी उस प्राधिकारिक के संबंध में निर्धारण करने का हक केंद्रीय सरकार का, वो करेंगे। और अगर साक्षी जिसकी परीक्षा होनी है वो भारत के बाहर रहता है तो जो डेजिग्नेटेड कोर्ट्स होंगे उनको, डेजिग्नेशन का काम केंद्रीय सरकार का ही रहता है, उनको कमीशन भेजा जाएगा। इस संबंध में विस्तार से प्रोविजन क्या है ये देखें। 320 क्या कहता है, यदि साक्षी उन राज्य क्षेत्रों के अंदर है जिन पर इस संहिता का विस्तार है तो कमीशन उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट होगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा साक्षी मिल सकता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है साक्षी हो सकता वहां ना रहता हो, लेकिन संभावना जहां मिल सकने की है उस स्थान पर जिस सीजीएम की अधिकारिता है उस सीजीएम को कमीशन भेजा जाएगा, अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं। यदि साक्षी भारत में है किंतु ऐसे राज्य क्षेत्र या ऐसे किसी क्षेत्र में है जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है तो कमीशन ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्दिष्ट होगा जिससे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। देन द कोर्ट और अथॉरिटी विल बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द नोटिफिकेशन व्हिच विल बी इशूड बाय देम इन दिस बिहाफ। ठीक है ना, तो आपका वो तय करेंगे। यदि साक्षी भारत के बाहर के देश या स्थान में है और ऐसे देश या स्थान की सरकार ने आपराधिक मामलों के संबंध में साक्षियों का साक्ष्य लेने के लिए ठहराव कर रखे हैं तो कमीशन ऐसे प्रारूप में जारी किया जाएगा, ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्दिष्ट होगा जो पारित किए जाने के लिए ऐसे अधिकारी को भेजा जाएगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विहित करे। यानी आप 320 सबसेक्शन 3 को समझ लें, इससे एक अर्थ यह भी निकल रहा है कि इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस इन विच द विटनेस कुड बी फाउंड देन एनी कमीशन विल नॉट बी इशूड। कुछ नहीं होगा, कोई कमीशन जारी नहीं होगा क्योंकि हम अपनी बेइज्जती थोड़ी कराएंगे, उससे हमारा कोई ठहराव ही नहीं है, हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि इंप्लाइडली ये बात लिखी हुई है कहां 320 सबसेक्शन 3 में कि इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस इन विच द विटनेस कुड बी फाउंड देन एनी कमीशन विल नॉट बी इशूड। इट इज रिटन बाय द लेजिस्लेचर इंप्लाइडली इट कुड बी सेड। क्यों? क्योंकि लिखा क्या है, लिखा यह है कि अगर भारत के बाहर साक्षी पाया जाएगा ऐसे किसी स्थान में जहां की सरकार के साथ हमारे सरकार के आपराधिक विचारणों के संबंध में ठहराव है तो न्यायालय मजिस्ट्रेट ऐसे प्रारूप में, यानी फिर प्रारूप कौन सा होगा, यानी जो कमीशन जारी किया जाएगा, जारी करने के लेटर का
ये सारी चीजों का प्रारूप क्या होगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। ऐसे प्रारूप में ऐसे न्यायालय मजिस्ट्रेट को जो आपराधिक ठहराव के माध्यम से तय हुआ हो कि अमुक देश में किसको भेजा जाएगा, और ऐसे अधिकारी के माध्यम से किस अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा यह भी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, और न्यायालय उसी अधिकारी के माध्यम से पारेषित करेगा। जैसे उन्होंने कहा कि हमारा जो हाई कमिश्नर है उस देश में उसी के माध्यम से होगा, तो यहां से कमीशन हाई कमिश्नर को, हाई कमिश्नर उसे संबंधित अधिकारी आदि को भिजवाने की व्यवस्था करेगा। ठीक है ना। तो ये पूरी प्रक्रिया दी गई 320 में। अब when the commission has been issued, then it is needed that the commission must be executed. तो कमीशन का निष्पादन होना चाहिए। तो कमीशन का निष्पादन कहता है कमीशन प्राप्त होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, मीनिंग देयर बाय फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कमीशन द सीजीएम में अपॉइंट ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या के लिए? फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कमीशन। और अगर ऐसा किया जाता है तो वो मजिस्ट्रेट साक्षी को अपने समक्ष आने के लिए सम्मन करेगा, और सम्मन पे नहीं आओगे तो आगे आई कि सम्मन 88, 87 वो सारी धाराएं, वारंट हो जाएगा, वारंट पे नहीं होगे 82 हो जाएगी, 82 नहीं होगे 83 हो जाएगी, सारी चीजें हैं। अथवा उस स्थान को जाएगा, यह भी हो सकता है कि साक्षी की ऐसी दशा हो जिसकी वजह से ही कमीशन जारी करना पड़ा हो, तो न्यायालय वो आ ही नहीं पाएगा वहां भी, या ऐसे स्थान को जाएगा जहां साक्षी है और उसका साक्ष्य उसी रीति से लिखेगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता के अधीन वारंट मामलों के विचारण के लिए हैं। ठीक है ना। यही पूछ दिया जाता, सम्मन मामलों के विचारण की शक्तियों का प्रयोग करेगा, सेशन मामलों के विचारण की शक्ति का प्रयोग करेगा। तो वारंट मामलों के विचारण की जो शक्तियां हैं, क्योंकि कमीशन किसे जा रहा, सीजीएम को, तो वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया की शक्तियों का उल्लेख यहां पर शक्तियों के तौर पर किया गया है। पक्षकार साक्ष्यों की परीक्षा कर सकेंगे। कहता है इस संहिता के अधीन किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार जिसमें कमीशन जारी किया गया है अपने अपने ऐसे लिखित परिप्रश्न भेज सकते हैं जिन्हें कमीशन का निर्देश करने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट विवादाध्यक्ष से सुसंगत समझता है, और उस मजिस्ट्रेट न्यायालय या अधिकारी के लिए जिसे कमीशन निर्दिष्ट किया जाता है या जिसे उसके निष्पादन का कर्तव्य प्रत्यायोजित किया जाता है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे परिप्रश्नों के आधार पर साक्षी की परीक्षा करे। ठीक है। यह भी हो सकता है कि अक्यूज और उसका अधिवक्ता जाए स्वयं। यह भी हो सकता है कि दोनों पक्ष अपने अपने क्वेश्चनेयर्स, प्रश्नावलियां ये दे दें न्यायालय को, और न्यायालय कमीशन के साथ बैठे कि ये जरूर पूछ लेना। यह भी हो सकता है दोनों पक्ष जाएं भी और ये भी दें। तो ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत क्या है, पूछ लीजिए। ठीक है ना। अच्छा, कोई ऐसा पक्षकार जिसे कोई ऐसा पक्षकार ऐसे मजिस्ट्रेट न्यायालय या अधिकारी के समक्ष अधिवक्ता द्वारा या यदि अभिरक्षा में नहीं है तो स्वयं हाजिर हो सकता है और उक्त साक्षी की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकता है। यानी क्वेश्चनियर्स पर कमीशन में साक्ष्य ले लिया जाए, यह भी संभव है, और पक्षकार स्वयं उपस्थित हो जाए और परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा करे, यह भी हो जाएगा। कमीशन का लौटाया जाना, अब जब एग्जीक्यूशन हुआ तो लौटाया जाएगा ही। ठीक है। तो क्या कहता है, धारा 319 के अधीन जारी किए गए किसी कमीशन के सम्यक रूप से निष्पादित किए जाने के पश्चात वह उसके अधीन परीक्षित साक्षियों के अभिसाक्ष्य सहित उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को जिसने कमीशन जारी किया था लौटाया जाएगा, और वह कमीशन उससे संबद्ध विवरणों और अभिसाक्ष्य सब उचित समय पर पक्षकारों के निरीक्षण के लिए प्राप्त होंगे और सब न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए किसी पक्षकार द्वारा मामले में साक्ष्य में पढ़े जा सकेंगे और अभिलेख का भाग होंगे। यानी ये कमीशन रिकॉर्ड का पार्ट हो जाएगा, और जब रिकॉर्ड का पार्ट हो जाएगा तो क्योंकि ये पब्लिक रिकॉर्ड हो गया, तो अगर ना भी लिखें तो भी सारे पक्षकारों को निरीक्षण का अधिकार ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है। क्योंकि पब्लिक रिकॉर्ड का मुआयना कोई भी कर सकता है, उसकी कॉपीज भी कोई ले सकता है।
और सब न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए इस कमीशन पर प्राप्त साक्ष्य को मामले में साक्ष्य के तौर पर पढ़ा जाएगा। न्याय संगत अपवाद कौन से? मान लीजिए वो विशेषाधिकृत संसूचनाओं के संबंध में ले लिया गया जिन्हें साक्ष्य में दिए जाने से साक्ष्य अधिनियम मना करता है, तो आपने ले लिया कमीशन पर, इसका मतलब वो पढ़ ही थोड़ी लिया जाएगा। सब न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए मामले में साक्ष्य के तौर पर पढ़ा जाएगा। यदि ऐसे लिया गया कोई अभिसाक्ष्य भारतीय साक्ष्य संहिता की धारा 27 द्वारा विहित शर्तों को पूरा करता है तो वह किसी अन्य न्यायालय के समक्ष भी मामले के किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम में साक्ष्य में लिया जा सकता है। धारा 27 कौन सी? जो पूर्व की एविडेंस की धारा 33 है। धारा 33 भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहती है कि अगर किसी एक मामले में साक्ष्य लिया गया तो उसी मामले के किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम यानी स्टेज पर या किसी अन्य मामले में भी उस साक्ष्य का उपयोग किया जा सकता है। किन शर्तों पर? वे शर्तें धारा 33 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखी हैं। कुछ हमें याद है, कुछ हमें याद नहीं है कि यदि वे पक्षकार वहां उपस्थित रहे थे और विरोधी पक्षकार को प्रतिपरीक्षा का अवसर उपलब्ध रहा था तब, अन्यथा नहीं। ठीक है ना? तो अगर पश्चातवर्ती प्रक्रम में धारा 27 के अधीन इसका उपयोग हो सकता है तो किया जाएगा, यह लिखा है। अच्छा, अब जब कमीशन आपने जारी कर दिया साक्ष्यों की परीक्षा के लिए तो मामले का विचारण स्थगित होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो कमीशन पर जो साक्ष्य आएगा उसका फायदा क्या होगा? ठीक है ना? आपने इसीलिए तो किया है ताकि सम्यक न्याय निर्णयन हो सके। तो जब तक कमीशन लौट कर नहीं आता जारी करने के उपरांत इसमें समय लगेगा, तब तक कार्रवाई का स्थगन होना ही चाहिए। तो उसके लिए प्रावधान दिया गया, कहा गया प्रत्येक मामले में जिसमें धारा 319 के अधीन कमीशन जारी किया गया है, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही ऐसे विनिर्दिष्ट समय तक के लिए जो कमीशन के निष्पादन और लौटाए जाने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है, स्थगित की जा सकती है। कोई समय सीमा नहीं बताई। उचित रूप से जितने समय स्थगित कर देना पर्याप्त है उतने समय स्थगित कर दी जाएगी। कितने बार में की जाएगी यह भी नहीं लिखा है, यानी एक से अधिक बार भी स्थगित हो सकती है। ठीक है? और विदेशी कमीशन, विदेशी न्यायालयों को अगर गए तो क्या होगा? विदेशी कमीशनों का निष्पादन, भाई हम विदेशी न्यायालयों को भेज सकेंगे तो विदेशी न्यायालय भी तो हमें भेज सकेंगे। ठीक है? ऐसे देश जहां हमने आपराधिक विचारणों के संबंध में करार कर रखे हैं, ठहराव कर रखे हैं, तो वो जब भेजेंगे तो 325 वो किसे भेजेंगे? कहते हैं धारा 321 के उपबंध और धारा 322 और धारा 323 के उतने भाग के उपबंध, यानी सीजीएम को भेजे जाएंगे। ठीक है? विहित प्रारूप में आएंगे, उस अधिकारी के माध्यम से आ दिया देता वहां जितना कमीशन का निष्पादन और वारंट मामलों की तरह साक्ष्य का अभिलेखन होगा। ठीक है? साक्षी को बुलाया जा सकेगा। अगर कोई क्वेश्चन एयर आई है तो उस क्वेश्चन एयर के मुताबिक अगर पक्षकार उपस्थित हैं तो वो परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा ये सब कर सकेंगे। तो कहता है उतने भाग के उपबंध जितना कमीशन का निष्पादन किए जाने और उसको लौटाए जाने से संबंधित हैं, इसमें इसके पश्चात वर्णित किन्हीं न्यायालयों, न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी किए गए कमीशनों के बारे में वैसे ही लागू हैं जैसे वे धारा 319 के अधीन जारी किए गए कमीशनों को लागू होते हैं। यानी वैसे ही लौटाया जाएगा, वैसे सारी चीजें होंगी, रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपधारा 1 में निर्दिष्ट न्यायालय, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट निम्नलिखित है, ये आप पढ़ लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना? तो ये आपका समाप्त हो। अब इसी चैप्टर में कुछ सेक्शन, इसके लिए पहले जो सीआरपीसी थी उसमें अलग चैप्टर बनाया था, लेकिन अब इसी में शामिल कर दिया। कुछ ऐसे दस्तावेज भी हैं जिन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अपेक्षाओं के मुताबिक साबित किया जाना आवश्यक नहीं होगा और वे उस प्रकार साबित किए जाने के बिना भी साक्ष्य का भाग होंगे और उनको पढ़ा जाएगा। लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी के संबंध में यदि कभी कभी कोई प्रश्न खड़ा होगा तो न्यायालय को यह हक रहेगा कि वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा दी गई व्यवस्था के मुताबिक भी उन प्रपत्रों को, उन दस्तावेजों को साबित करने की अपेक्षा कर सकेगा।
तो इस संबंध में जो विस्तार से प्रोविजन है ये हम लोग होली के बाद चर्चा करेंगे। देखें,